हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। मध्यकालीन इतिहास जो यूपी में शुरू हुआ था, वो सल्तनत काल जब भारत में आई, जब गु, गुलाम वंश स्टार्ट हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, बलबन आया, फिर उसका तुगलक वंश आया। दिल्ली सल्तनत जो आती है वही क्या है, वो पूरा ही वहीं से क्या होता है, मध्यकाल हमारे यूपी का शुरू हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, मैं आपको एक काम करूंगा कि मध्यकालीन इतिहास जो है थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेंगे, ताकि हमें इतिहास और उत्तर प्रदेश जीके में अलग अलग पढ़ने की जरूरत ना रहे। मोटी मोटी जो बातें हैं वो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं आगे। जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, वो आ गया था। देखिए, दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ तक है, 1206 से 1526 तक इसका शासन रहा। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर आगे सैयद वंश और लोधी वंश आया। ठीक है। अब बात करते हैं आगे गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का जो शासन रहा है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। इसको मामलुक वंश भी कहते हैं और इलवरी वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम। ठीक है। जिनके माता पिता क्या थे, गुलाम नहीं थे, लेकिन वो गुलाम हो गए। ठीक है। इस गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिस जिसका शासन काल रहा 1206 से 1210 ईस्वी तक। ये कुतुबी वंश का एक तुर्क था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। मिनहाज सिराज ने इसे हातिम ताई कहा और गौरी ने इसको क्या कहा था, इसको मलिक की उपाधि दी। ये मोहम्मद गौरी का ही क्या था, गुलाम था। ठीक है। और ऐबक शब्द का अगर अर्थ पूछा जाए तो होता है चंद्रमा का स्वामी। बचपन से कुरान पढ़ने के कारण इसे हम इसको क्या कहते थे, कुरान खा भी कहा गया था। इसकी कुछ उपाधियां हैं जो पेपर में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। इसको लाख बख्श भी कहा जाता था, सिपह सालार भी कहा कहते थे, पील बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये हाथियों का दान करने वाला था। ये कभी भी सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठता था। ये क्या करता था, कभी भी सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठता था। ये हमेशा अपने आप को क्या मानता था, गुलाम मानता था। ठीक है। फिर इसका एक गुलाम है इल्तुतमिश। ठीक है। जो कि इसका दामाद था, जो कि उस समय हमारे बदायूं का गवर्नर था। ठीक। 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी कब्र को बनाया जाता है लाहौर में। ठीक है। 1210 में फिर आराम शाह बना, जो कि एक बहुत ही बेकार राजा था, जिसमें कोई दम नहीं थी। तो इसके दामाद ने उसको मारा और उसके लिए 1211 में जूड़ का युद्ध हुआ। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और आराम शाह हार जाता है। और फिर इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है और ये 1236 तक इसने शासन किया। ठीक। इसकी खासियत क्या है कि ये बदायूं का इक्तादार था और इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो कौन है, इल्तुतमिश। और अगर केवल संस्थापक पूछा जाए तो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का ऐसा ही प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी, बगदाद के खलीफा से। खलीफा मतलब भगवान का भेजा हुआ, एक कह सकते हैं दूत मानते थे इस्लाम धर्म में इसको। ठीक है। जिसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक। ये लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया पूछा जाए तो कौन था, इब्राहिम लोदी। एक सेकंड। जी। 1215-16 में एक थर्ड बैटल ऑफ तराइन होती है, जिसमें इल्तुतमिश का युद्ध होता है यलदौज के साथ। इसमें यलदौज हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। ठीक है। 1221 में चंगेज खां का आक्रमण होता है। चंगेज खां का वास्तविक नाम तैमुचिन था, जो कि एक मंगोलियाई शासक था। ठीक है। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के चलाए और तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है। चांदी के सिक्के किसके बने थे, टका। चांदी के सिक्कों को कहते थे टका और तांबे के सिक्कों को कहते थे जीतल, क्योंकि किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने। इसने तुर्के चहलगानी की एक स्थापना की, जिसमें 40 सरदारों का एक समूह था, जिसको दल चालीसा भी कहा गया।
एकता प्रणाली की शुरुआत भी करने वाला कौन है? इक्तेदार। ठीक है, जो कि हर एक, इसने पूरे राज्य को क्या किया था? प्रांतों में बांट दिया था। उस प्रांत को कहा क्या कहते थे? एकता कहते थे। ठीक है, और इस एकता को ही क्या इक्तेदार कहा गया। ठीक है, 1229 में इसने लाहौर से दिल्ली राजधानी इसने क्या कर दी? स्थानांतरित कर दी। भारत में मकबरा प्रणाली का अगर जनक पूछा जाए तब भी कौन, किसका नाम लेंगे हम? इल्तुतमिश का, जिन्होंने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी में भारत का पहला मकबरा बनवाया था। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश ने शुरुआत, एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। सूबे या प्रांत को क्या कहते थे? एकता कहते थे। एकता का स्वामी कौन है? मुक्ता या मुक्ति या बलि कहते थे एकते। ठीक है, पहले ये वंशानुगत नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर बाप अगर इक्तेदार है तो पिता भी इक्तेदार होगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये वंशानुगत, फिरोज शाह तुगलक के समय से ये क्या हो गया? वंशानुगत हो गया ये पद। ठीक, फिर बात करते हैं हम, इसमें कुछ एक चीज आती है खालसा। खालसा किसे कहा जाता है? जमीन का वह हिस्सा जहां सुल्तान का सीधा नियंत्रण व वो स्वयं राजस्व ले, यानी कि वहां से जो टैक्स आएगा वो सुल्तान सीधा सीधा लेगा, और वो जगह है उस पर भी सीधा सीधा कंट्रोल किसका है? सुल्तान का है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सूबा। सूबा किसको कहते हैं? सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, उसको क्या कहा जाता है? सूबा कहते हैं कि इस सूबे में। और इसके बाद सूबे के बाद कौन आता था? सिख और परगना, और परगना के प्रमुख को कहा जाता था आमिर। ठीक है, ये हम आगे पढ़ चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक हमने पढ़ लिया, इल्तुतमिश पढ़ लिया, बलबन और फिरोज शाह तुगलक और मलिक सरवर, इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। सॉरी, इसमें देखिए बलबन हम पहले पढ़ ही लेते हैं। ये आपने, ये रहा। इल्तुतमिश की सबसे पहले हम बात पढ़ लेते हैं कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली क्या कौन बन जाती है? पहली महिला शासिका बन जाती है जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। ठीक है, रजिया सुल्तान ने एतगिन नाम का एक इक्तादार था, कहाँ का? बदायूं का इक्तादार बनाया। और एल्तुनिया जो कि इक्तादार कहाँ का था? भटिंडा का इक्तादार इसने बनाया। इसका प्रेमी था जो कि इसका गुलाम था अबसीनियाई हबसी याकूत खान। ठीक है, अमीर आखूर जो कि घुड़साला का क्या था? प्रमुख था। ठीक, 1240 में अल्तुनिया क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है कि अरे एक औरत कैसे बैठी है और हम उसके नीचे काम कर रहे हैं, और याकूत खां की हत्या कर दी। ठीक है, और रजिया को कैद करके कहाँ डाल दिया इसने? भटिंडा के किले में रखवा दिया। ठीक, फिर 1240 में रजिया का भाई था बहराम शाह, उसको इन्होंने सुल्तान बना दिया। रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया फिर? अब उसने देखा कि रजिया ने देखा कि मुझे तो सुल्तान, मुझे तो बने रहना है, तो क्या करें? उसने सोचा अरे अल्तुनिया बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, तो उसने क्या करा? अल्तुनिया से विवाह कर लिया। फिर कैथल जो हरियाणा में पड़ता है, 1240 में दल चालीसा ने, जिसकी स्थापना किसने करी थी? इल्तुतमिश ने, उसी ने रजिया व अल्तुनिया दोनों को ही मार दिया। ठीक है, और रजिया का मकबरा भी कहाँ बना दिया गया? वहीं कैथल हरियाणा में। ठीक, फिर इसका जो भाई है बहराम शाह 1240 में फिर से बनता है और 1242 तक रहता है। नायाब मुमलुकात का पद इसने बनाया और पहला एतगीन को बनाया। पहला मुमलुकात कौन बना? एतगीन बनाया। 1241 में दिल्ली सल्तनत पर लोग मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ। ठीक है, जिसके सेनापति उस समय कौन थे? तेर बहादुर थे, और लाहौर पर आक्रमण करके नष्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मसूद शाह बनते हैं जो कि 1242 से 46 तक रहता है, जिसने कुछ खास किया नहीं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी नहीं। नसरुद्दीन महमूद 1246 में बनता है जो कि इल्तुतमिश का पुत्र है। इसका वजीर था बलबन जो कि इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। इसने अपना इसको वजीर बनाया और इसको उलूग खां की उपाधि बलबन को दी थी। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। अब हम बलबन के बारे में पढ़ लेते हैं। बलबन क्या है? 1266 में सुल्तान बनता है और 1287 तक रहता है। ये एक इलवरी तुर्क था और अफरासियाब वंश से ये आता था। 1233 में इसको इल्तुतमिश ने खरीदा था और इसका वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। तुर्काने चहलगानी जो चालीसा था जिसकी स्थापना
इल्तुतमिश ने की थी, उसको खत्म करके राजस्व का सिद्धांत किसने दिया था? गयासुद्दीन बलबन ने दिया था। 1249 में अपनी पुत्री का विवाह इसने नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया, जो कि कौन है? इल्तुतमिश का पुत्र है। सुल्तान बनने के बाद इसने दल चालीसा का अंत कर दिया। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, सजदा एवं पैबोश प्रथा चलाई, और पारसी, जो कि पारसियों का नवरोज जो त्योहार होता है, नवरोज त्योहार की भी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियामते खुदाई, अल्लाह का प्रतिनिधि, और जिल्ल इलाही, अल्लाह की परछाई, इसी इसी ने कहा अपने आप को। इसने क्या कहा कि मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूँ और अल्लाह की परछाई हूँ। इसके दो डिपार्टमेंट थे, दीवाने बिजारत यानी कि जो वित्त विभाग था जिसमें पैसे वगैरह का हिसाब किताब रहता था, उसको क्या कहा गया था? दीवाने बिजारत। और दीवाने आरिज कहा जाता था सैन्य विभाग को। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। बलबन के दो पुत्र थे। एक तो इसका पुत्र है शहजाद मोहम्मद, जिसका पुत्र हुआ कैखुसरो, और एक बुगारा खान इसका पुत्र है, जिसका पुत्र था कैकुबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1316 में से 20 तक मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बनता है और स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला ये पहला सुल्तान बन जाता है। ये दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर व कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था। अंतिम सुल्तान अगर पूछा जाए कौन है, तो खुसरो शाह है। फिर ठीक है, यहाँ पर गुलाम वंश क्या हो जाता है? खत्म हो जाता, खिलजी वंश यहाँ पर खत्म हो गया। गुलाम वंश भी खत्म, खिलजी वंश भी खत्म। इसके बाद इसका अंतिम सुल्तान है गाजी मलिक ने क्या करा? नारे लगाए कि इस्लाम क्या है? खतरे में है। ठीक है, इसी के समय पर। और उसने किसकी स्थापना कर दी? तुगलक वंश की। गाजी मलिक का जो नाम था वो था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि एक संस्थापक हुआ किसका? तुगलक वंश का। इसने 1320 से 1325 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया। ये एक करोना तुर्क था। ठीक है, इसी ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए क्या बनवाई थी? नहरें बनवाई थी। सिंचाई आयोग का भी इसने गठन किया था। मतलब ये किसानों के प्रति क्या था? संवेदनशील था। इसने किसानों के लिए काम किया। ठीक है, इसका एक पुत्र था जौना खां। ठीक है, 1321 में अपने पुत्र जौना खां को इसने कहा भेज दिया? तेलंगाना अभियान पर भेजा। जौना खां ने जाकर बारंगल पर आक्रमण किया और बारंगल का वहां नाम बदलकर क्या कर दिया इसने? सुल्तानपुर रख दिया। और इसे ही दिल्ली की क्या कर दिया? दक्षिण की राजधानी बना दिया। दिल्ली कहाँ पड़ती है? इंडिया में उत्तर में। तो अब दक्षिण में एक शासन, अब इसने एरिया जीत लिया है, तो वहां शासन कैसे करे भाई? अब यहाँ शासन करने के लिए क्या होगा? एक राजधानी बनानी होगी, अधिकारी बिठाने होंगे। तो इसने क्या करा? दिल्ली, बारंगल का नाम बदल दिया सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर को क्या बना दिया कि ये आज से दिल्ली की दक्षिण वाली राजधानी है, कि दक्षिण में हमारा जो साम्राज्य है उसकी राजधानी क्या होगी? अब से सुल्तानपुर होगी। ठीक, फिर इसके बाद 1324 में उड़ीसा के जाजनगर पर आक्रमण किया, जिसके उस समय जाजनगर के जो शासक थे भानुदेव सेकंड थे, द्वितीय थे। सोर्स कहाँ से मिलते हैं इसके कि आक्रमण हुआ था? जाजनगर के राजमुंद्री अभिलेख में ऐसी ऐसी जानकारी हमको प्राप्त हुई है। जौना खां को उलूक खां या विश्व का खां कहा गया है। ठीक है, इसी अभिलेख में। फिर हम बात करते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। 1325 में बुगारा खां यानी कि बंगाल का विद्रोह हुआ। जब बंगाल से गयासुद्दीन तुगलक वापस लौटकर आ रहा था तो दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया गया। जैसे ही वह अंदर गया, हाथी की टक्कर से महल गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई इसी में। ठीक है, और इसकी कब्र कहाँ बनवा दी गई? तुगलकाबाद में इसकी कब्र बनवा दी गई। क्योंकि ये क्या कर रहा था? ये निजामुद्दीन औलिया को की कोई बात उनसे उनसे विचार इसके मेल नहीं खा रहे थे। ये क्या कर रहा था? बहुत अच्छे काम करने लगा था। तो इसने कहा अरे ये तो सर्वनाश कर देगा, इसको खत्म करो। तो इसको खत्म कर दिया गया। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में 1351 तक इसने शासन किया। इसको सुल्तान बना दिया गया। दिल्ली का पागल, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान इसको कहा गया। वास्तविक नाम इसका था जौना खां। जौना खां कौन? जो अभी हमने पढ़ा, किसका पुत्र था? गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, यानी कि गाजी मलिक का। ठीक, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान है। उपाधि इसने उलूग खां की धारण की। 1333 में इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था,
8 साल तक कानी धार्मिक जज, एक इस 8 साल तक काजी इसने बना दिया उसको, धार्मिक जज बनाया। और बुक उसने लिखी थी इब्न बतूता ने, रहला यानी कि सफरनामा, ठीक है, वो इसी के कार्यकाल में था। मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने, कश्मीर, बलूचिस्तान, राजपूताना को छोड़कर बाकी सभी जगह पर उसने शासन किया। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी, यानी कि कोई भी धर्म सबसे बड़ा नहीं है इसने, ये पढ़े लिखे की बात थी, ठीक है, ये अच्छा शासक था। वह पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा को समाप्त किया करने का प्रयास किया। किया किसने था? समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने, विलियम बेंटिक के साथ, ठीक है। लेकिन प्रयास किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने भी। गुप्त काल के एरन अभिलेख से इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, ठीक है। सबसे ज्यादा विद्रोह किसके कार्यकाल में हुए? इसी के कार्यकाल में हुए, सबसे ज्यादा 34। क्योंकि ज्यादा, अब ज्यादा पढ़ा लिखा है, चीजों को जब ज्यादा अच्छा करेगा तो क्या होगा, लोगों को तकलीफ होगी, तो विद्रोह होने लगे, ठीक है। 34 विद्रोह हुए इसके काल में, उत्तर में 7, और सबसे ज्यादा साउथ में तो डेली कोई ना कोई विद्रोह चलता ही रहता था, हमेशा 27 विद्रोह हुए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके फिर दो एम्पायर स्थापित हुए हैं। हिंदू विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, मुस्लिम जो कि बहमनी साम्राज्य, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किए कि दोआब क्षेत्र में क्या कर दो, कर वृद्धि कर दी जाए जहां पे पैदावार अच्छी है, और वहां एक डिपार्टमेंट बनाया गया, दीवाने कोही, ठीक है। फिर सांकेत, और अपनी राजधानी इसने दिल्ली से कहाँ ले गया, ये दौलताबाद ले गया। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, कांसे के सिक्के चलाए, चमड़े की मुद्रा चलाई, जो कि एक सांकेतिक सिक्का था। खरासान अभियान की विफलता भी इसी के कार्यकाल में हुई। कराचिल कुमाऊं उत्तराखंड की अभियान की विफलता हुई। 1351 में रिवॉल्ट इन थाटा में सिंधु में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर 1351 में इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक शासन करता है। और सल्तनत काल का इसको क्या कहते हैं, अकबर कहते हैं, ठीक है। इसने क्या करा था, 6 शहर इसने बसाए थे। हिसार, जिसको फिरोजा कहा जाता है, हरियाणा में। फतेहाबाद, जो कि इसने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर बसाया था, जो कि हरियाणा में है। फिरोजपुर, जो कि पंजाब में है। फिरोज शाह कोटला, जो कि दिल्ली में यमुना नदी के तट पर है। अभी पिछली बार जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फिरोज शाह कोटला किस नदी के तट पर है, ठीक है। फिरोजाबाद, जो कि यूपी में है, जहाँ की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। जौनपुर, जो कि यूपी में है, जौना खां के नाम पर इसने रखा, जौनपुर, जिसको पूरब का सिराज भी कहा जाता है, ठीक है। सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण भी किसने कहा, फिरोज शाह तुगलक ने। इसी ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को विध्वंस किया, और ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश पर भी क्या करा, ये इसने लूट कराई। क्योंकि ये मुस्लिम शासक थे तो इनको हिंदुओं के भाव से कोई मतलब नहीं था, उनको क्या करना था, लूटपाट करनी थी, उनका धर्म नष्ट करना था। इसने कुछ टैक्स लगाए, खराज। खराज टैक्स जो था वो जमीनी कर था। जजिया, जो कि गैर मुसलमानों द्वारा ब्राह्मणों पर भी लगाया गया, ये पहला सुल्तान था, ठीक है। जकात और खुगस, युद्ध में लूटे माल पर भी लगता था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, यही था। 2 विभाग इसने बनाए, दीवानी खैरात और दारुल सिफा। 1369 में कुतुब मीनार की मंजिल का भी इसने निर्माण कराया। इसने अशोक के टोपरा स्तंभ व मेरठ स्तंभ को कहाँ ले गया, ये दिल्ली ले गया। और 1388 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस वंश का अंतिम शासक आता है नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1394 से 1414 तक शासन करता है। इसका मंत्री था खिज्र खां, जिसने तैमूर की मदद की। 1398 में किसका, तैमूर का आक्रमण हुआ समरकंद उज्बेकिस्तान पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मेहरौली में फिरोज शाह तुगलक का क्या है, मकबरा बना हुआ है, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, इसके शासन में प्रमुख अमीर था एक मलिक सरवर, ठीक है, जो कि एक किन्नर था, जिसने सर की सल्तनत ना की सत्ता सत्ता स्थापित स्थापित की उसकी, बल्कि सर की साम्राज्य की भी स्थापना की, जो कि कहाँ थे, बंगाल, इटावा से कहाँ तक, बंगाल तक, और विंध्याचल से नेपाल तक था। मलिक उर्स सर्क की इसने उपाधि और पूरब का स्वामी की भी उपाधि इसने धारण की।
इसने जौनपुर को राजधानी बनाकर इसने क्या करा, स्वतंत्र शासन किया। किसने, मलिक सरवर ने, एक किन्नर ने। ठीक है। इसके बाद लोधी वंश आता है। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा, जिसमें क्या हुआ, पहला अफगानी, जिसके स्थापक कौन थे, फाउंडर हैं इसके बहलोल लोधी, जिसने 1451 से 1489 तक शासन किया है। ये पहला अफगानी शासक था। जौनपुर में सरकी वंश चलाता था। रूलर इस समय कौन था जौनपुर का, महमूद शाह, जो कि अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से इसने क्या कर लिया, विवाह किया था। बहलोल बहलोली सिक्के चलवाए इसने। नरेला का युद्ध महमूद शाह और बहलोल लोधी के बीच में होता है, जिसमें बहलोल लोधी जीत जाता है और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जौनपुर का अंतिम शासक कौन है, हुसैन शाह। ठीक है। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी, जो कि 1489 में शासक बनता है और 1517 तक इसने शासन किया। इस वंश का महानतम सुल्तान था ये। वास्तविक नाम इसका निजाम खां था। 20 मई 1498 में वास्को डिगामा का आगमन हुआ। ठीक है। 1504 में क्या हो जाता है, आगरा सिकंदराबाद को इसने बसाया। ठीक, आगरा शहर को बसाने वाला कौन है, सिकंदर लोधी। सिकंदराबाद को बसाया, जो कि, और इसी सिकंदराबाद में, आगरा में इसने क्या कराया, बादलगढ़ किले का भी निर्माण कराया। 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित करती, कुतुब मीनार की भी मरम्मत कराई इसने। एक कवि था ये, इसका निकनेम क्या था, गुल रुखवी था। इसने एक बुक लिखी थी, फरहंगे सिकंदरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमि मापन की इकाई। भूमि मापन की इकाई जो गजे सिकंदरी या सिकंदरी गज बोलते हैं, वो इसी ने शुरुआत की थी उसकी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसका उत्तराधिकारी था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक शासन किया। 1517 में क्या होता है, खतौली का युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, यानी कि जो मेवाड़ के शासक थे, उनके बीच में, जिनका राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या है, संग्राम सिंह नाम था उनका। इनके बीच में होता है, इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और राणा सांगा जीत जाते हैं। ठीक है। फिर 1519 में बाबर का भारत में क्या हो जाता है, प्रथम आक्रमण होता है। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर क्या कर देता है, हरा देता है। इब्राहिम लोदी एक मात्र शासक था जो कि युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन बनता है, इब्राहिम लोदी ही क्या है, अंतिम सुल्तान है। ठीक, अब देखिए, अब तक आपने क्या पढ़ लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया, इल्तुतमिश पढ़ा, बलबन पढ़ा, फिरोज शाह पढ़ा, तुगलक पढ़ा और मलिक सरवर को भी हमने पढ़ लिया। मलिक सरवर के बाद इब्राहिम शाह के शासन में जौनपुर ने शिक्षा, संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य और व्यापार में क्या करा, विशेष प्रगति हुई। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल इसने कायम की। इन विशेषताओं के कारण जौनपुर को क्या कहा, सिराज हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान की रोशनी या प्रकाश कहा जाने लगा। ठीक, इसके बाद बहलोल लोदी ने 1418 में, सॉरी 1448 में जौनपुर जीतकर सरकी साम्राज्य का पतन कर दिया और सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा शहर की नींव रखी और उसको अपनी उपराजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी भी नाम से कविता लिखता था। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी ने भी कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, जौनपुर से। इसके बाद इसका बेटा इब्राहिम लोदी 1517 में इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ आगरा के सिंहासन पर बैठा। ठीक है। जब्ती और दहसाला, ये दो टर्म हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या है होती हैं। जब्ती की बात करूं तो क्या है, भूमि कर निर्धारण का एक वैज्ञानिक तरीका है ये। ठीक है, टैक्स यानी कि लैंड टैक्स का क्या है, ये एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक, दहसाला, दहसाला की हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है 10 साल, किंतु ऐसी ना तो ये व्यवस्था थी और ना ही ये स्थायी था कि ये 10 ही वर्ष के लिए होगा। नाम इसका दहसाला है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 10 साल के लिए टैक्स है। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पर क्या है, मिस्टेक पॉइंट बनता है। जब्ती का बेहतर रूप था ये, एक तो जब्ती हो गया, इसका बेहतर रूप ही क्या है, दहशाला है। इसे टोडर मिल की व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के लाभ थे कि कर की राशि पहले से ही किसान और राज्य दोनों को पता थी कि भैया इतना खेत है, इतनी इतना क्या होगा, आपको टैक्स देना होगा। और अगर फसल में क्या हो गई, नुकसान हो गया, मान लो बारिश आ गई या बाढ़ आ गई, कोई दिक्कत हो गई, तब भी क्या करते, तो राहत का भी इसमें प्रावधान था कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कम दे दो। एक बात करते हैं पोलज। पोलज किसको कहा जाता है, हर साल अगर बुआई करी जा रही है जमीन में तो उसको क्या कहेंगे, उस जमीन को पोलज। परती, 1 या 2 साल हमने क्या कर दी, जमीन खाली छोड़ दी तो उसको हम परती कहेंगे।
और अगर 3 साल कोई खाली छोड़ी गई तो उसको कचर कहा जाएगा। और अगर कोई भूमि 15 साल से खाली है तो उसको बंजर कहा जाएगा। ये क्या थे, ये इस समय के भूमि के प्रकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक चीज, एक टर्म पढ़ते हैं हम, इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था क्या थी? जहादार शाह के जो वजीर था एक जुल्फिकार खान ने इसकी शुरुआत की। भूमि की बोली लगाकर क्या करते थे, इसको ठेके पर दे देते थे। एक जमीन है, जमीन को क्या करा कि भाई बोली लगाई कि ऐसा इतने पैसे में इतने साल के लिए, ठीक है, उसको दे दिया। और जो लेने वाला होता था उसको ताल्लुकदार या इजारेदार कहा जाता था। और यही क्या करते थे फिर, यही जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों को दे देते थे, उनसे टैक्स लेते थे और अपना वसूल करते थे। इसी तरह से क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हुई थी। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप लोगों को ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जैसा भी आप लोगों को लगता है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपकी आपको वॉइस की बहुत दिक्कत थी, आप बताएं कि वॉइस अब ठीक आती है नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि अब माइक का यूज शुरू हो गया है। ठीक, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कोई जॉब इन्फॉर्मेशन या डेली अपडेट्स जो आती हैं उनसे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, कोई शॉर्ट वगैरह बना दूं या कुछ ऐसा चाहिए या नहीं। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरा व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर से उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, धन्यवाद।